Good morning students. Now in today's lecture we will see next point, that is parallel resonance AC circuit. लास्ट लेक्चर देखिए हमने सीरीज रेजोनेंस AC सर्किट कंसिडर की थी, जिसमें इंडक्टर कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड थे, है ना. सो दैट इज़ नोन एज सीरीज रेजोनेंस AC सर्किट, दैट इज सीरीज LCR सर्किट. अब यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस AC सर्किट हम कंसिडर करने वाले स्टूडेंट. नाउ कंसिडर the inductor coil of inductance L and capacity of capacitor C, okay, both are connected parallel as shown in figure, and across this parallel combination यहाँ पर हम AC source apply करते हैं. Okay, AC source alternating EMF is applied across this parallel combination of inductor and capacitor. Now applied source suppose यहाँ पर होगा E is equal to E0 sin ओमेगा टी. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो इतना यहाँ पर अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड होगा. ओके, नाउ बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इंडक्टर कॉइल एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड पैरेलल, एंड एज वी नो दैट इफ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड पैरेलल देन पोटेंशियल और यहाँ पर जैसे कि अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड ऑन बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर शुड बी सेम, बिकॉज इन दो पॉइंट के पीछे दोनों पैरेलल कनेक्शन है ना. तो पैरेलल कंपोनेंट्स अगर कनेक्ट होते हैं तो अक्रॉस ईच कंपोनेंट पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है. तो इंडक्टर के अक्रॉस EMF कितना होगा, दैट इज डिनोटेड बाय EL. ओके, एंड अक्रॉस द कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग अप्लाइड EMF कितना होता है, AC. तो EL और EC की वैल्यू कैसे होगी स्टूडेंट, सेम होगी, एंड विच इज इक्वल टू E. देखिए EL दैट इज alternating EMF applied across the inductor coil is equal to EC, that is alternating EMF applied across the capacitor, it is equal to the applied alternating EMF, that is AC source, that is E, is equal to E, मतलब E0 sin ओमेगा t. तो ये दोनों वोल्टेज across इंडक्टर कॉइल एंड कैपेसिटर है ना, तो दोनों अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF कैसे होंगे, सेम होंगे. दैट मीन्स EL इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू E, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी. अब यहाँ पर E0 का मीनिंग हमें पता है ना, E0 मीन्स व्हाट, दैट इज मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. ओके, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन AC जनरेटर, और ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई F. ओके, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द AC जनरेटर. अब देखिए सपोज यहाँ पर अप्लाइड पोटेंशियल है E, तो इस डायरेक्शन में अगर हम इसको डिनोट करते E, एंड इट इज़ इक्वल टू EL, इट इज़ इक्वल टू EC, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है. अब पहले इंडक्टर की बात करते हैं. व्हेन पोटेंशियल और अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल, तो यहाँ पर जो करंट जनरेट होगा बिकॉज ऑफ इंड्यूस EMF, बैक EMF होता है ना. देखिए बैक EMF की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट. तो करस्पॉन्डिंग EMF क्या होगा फिर, बैक EMF. नाउ करस्पॉन्डिंग करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर कॉइल और अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर, इनके बीच फेज डिफरेंस होता है, और वो फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री. तो मुझे बताइए कि वहाँ पर लीडिंग कौन होता है, करंट लीडिंग होता है या EMF लीडिंग होता है, इंडक्टर में, इंडक्टिव सर्किट में. तो EMF आगे होता है ना, EMF लीड्स द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन. EL करंट से आगे होता है ना. अब जबकि हमने यहाँ पर EL इस डायरेक्शन में कंसिडर किया है, तो वो आगे होना चाहिए, मतलब IL की डायरेक्शन कैसी होगी स्टूडेंट, डाउनवर्ड होगी. बिकॉज देखिए EL अहेड ऑफ करंट बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंड π/2. तो करंट से यहाँ पर क्या होगा, ये आगे होगा ना अल्टरनेटिंग EMF इन द इंडक्टर कॉइल, बिकॉज इन इंडक्टिव सर्किट देखिए अल्टरनेटिंग EMF लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2. ओके, नाउ व्हाट इज IL, दैट इज द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर कॉइल, IL. ओके, अब कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि करंट आगे होता है और EMF पीछे होता है, और उनके बीच फेज डिफरेंस कितना आता है, वही π/2 रेडियन या 90 डिग्री. अगर AC की डायरेक्शन EL की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर करंट आगे होना चाहिए, तो ये होगा IC.
व्हाट इज IC? IC इज द अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर। तो इन कैपेसिटर करंट लीड्स द EMF बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2, है ना। मतलब अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द करंट। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी नहीं, इस तरह से, राइट। नाउ अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ क्या लिखेंगे हम? ओके, देखिए जनरल फार्मूला ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो E इज इक्वल टू I इंटू X। व्हाट इज X? दैट इज रिएक्टेंस, इट इज़ रिएक्टेंस। तो चलिए इंडक्टर के लिए पहले क्या लिखेंगे हम? तो करंट के लिए फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय X। तो X का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज रिएक्टेंस। अब फॉर इंडक्टर देखिए, फॉर इंडक्टर IL इज इक्वल टू EL डिवाइडेड बाय XL। वही फार्मूला हमने अप्लाई किया ना फॉर इंडक्टर, इसलिए EL सफिक्स लिखा है। नाउ देयरफॉर IL इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय XL, बिकॉज EL EC दोनों की वैल्यू सेम है एंड दैट इज इक्वल टू अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो E डिवाइड बाय XL। व्हाट इज XL? XL का मतलब क्या होता है? XL इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॉइल टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, XL का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाउ फॉर कैपेसिटर IC is equal to EC divided by XC. Therefore IC is equal to E divided by XC. अब XC का मतलब यहाँ पर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, that is resistance offered by capacitor, okay, against the current passing through it, right? Now अब यहाँ पर क्या करना है हमें? देखिए, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, मतलब अल्टरनेटिंग EMF। अब इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है मतलब जो AC जनरेटर होता है जिसके अंदर कॉइल रोटेटिंग होती है, ये पता है ना हमें, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं स्टूडेंट कि XL ग्रेटर देन XC। इसका मीनिंग क्या होता है? नो, AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट कि जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॉइल इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव कॉइल। तो ये हमारे हाथ में ना, तो हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके, देखिए लास्ट लेक्चर हमने एक ग्राफ जैसा ग्राफ यहाँ पर भी हम डिस्कस करने वाले कि जो रेजिस्टेंस होता है या अल्टरनेटिंग EMF, ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ओके, देखिए ओमेगा, जैसे यहाँ पर XL की वैल्यू क्या होती है? XL इज इक्वल टू ओमेगा L, दैट इज 2πfL। ओके, उसी तरह से XC का मतलब क्या होता है? 1/ωc, दैट इज 1/2πf इंटू C। तो है ना यहाँ पर रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं, बिकॉज देखिए इंडक्टर की अगर बात करते हैं तो L कांस्टेंट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस 2π कांस्टेंट है, तो XL मेनली डिपेंड किस पर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। तो हम यहाँ पर AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जिसमें XL ग्रेटर देन XC हो, ये एडजस्टमेंट है। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, ये एक कंडीशन है। अब XC की वैल्यू XL से ज़्यादा हो सकती है, वो भी कंडीशन है। और XL इज इक्वल टू XC अगर लेते तो वहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है वो सेम होगा, बराबर है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम कंसिडर करते हैं कि एडजस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स सच दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओके इज लेस दैन इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब XL की वैल्यू XC से ज़्यादा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर IL XL इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
आई सी एक्स सी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल ज़्यादा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, तो मुझे बताइए कौन सा करंट ज़्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम है वो करंट ज़्यादा होगा ना, इसलिए देयरफॉर आई एल लेस देन आई सी, ये होगा ना, आई एल लेस देन आई सी। रजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब करंट कम होगा ना। इफ़ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी देन आई एल लेस देन आई सी, ये होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस कॉम्बिनेशन से पास होने वाला अल्टरनेटिंग करंट अगर आई कंसिडर करते हैं हम, तो ये करंट इन दो करंट का डिफरेंस होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस होगा। देखिए आई सी ग्रेटर देन आई एल, ये कंडीशन में आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा दोनों का? ये ऊपर की तरफ होगा इस तरह से, और ये डिफरेंस होगा आई सी माइनस आई एल। ओके, तो ये अप्लाइड ईएमएफ है ए, और इनका डिफरेंस मतलब क्या होता है? ये इंस्टेंटेनियस करंट या अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये होगा आई होगा स्टूडेंट, राइट। तो देयरफॉर alternating current, okay, passing through this parallel combination, that is I। ये कैसे यहाँ पर लिखेंगे हम? I इज इक्वल टू आई सी माइनस आई एल ना, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये करंट की डायरेक्शन और ये ईएमएफ की डायरेक्शन। ओके, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। I इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू देखिए, E डिवाइडेड बाय एक्स सी, E डिवाइडेड बाय एक्स सी माइनस आई एल की वैल्यू E डिवाइडेड बाय एक्स एल, E डिवाइडेड बाय एक्स एल, राइट। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ से E कॉमन निकाल सकते हैं ना, इन ब्रैकेट 1/xc माइनस 1/xl, ये आएगा इस तरह से। नो E डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय I, ओके, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, देखिए I अगर इधर लाते E डिवाइडेड बाय I हो गया। अब यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो ये ब्रैकेट इधर लाने के बाद क्या होगा? 1 दिस ब्रैकेट, मतलब 1/xc माइनस 1/xl, इस तरह से। ओके, अब E बाय I का मतलब क्या होता है? रेशो अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ टू इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसका रेशो मतलब क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होगा ना, दैट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड विच इज नोन एज इम्पेडेंस, विच इज नोन एज इम्पेडेंस, बिकॉज इम्पेडेंस का मतलब क्या होता है? इम्पेडेंस मतलब Z इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय I, दैट इज इक्वल टू E RMS डिवाइडेड बाय I RMS, राइट। इम्पेडेंस ऑफ एनी AC सर्किट कंपोनेंट का जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, ओके, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ EMF टू द RMS वैल्यू ऑफ करंट, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग EMF टू अल्टरनेटिंग करंट का रेशियो, मतलब दैट गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज नोन एज हियर इम्पेडेंस। तो E बाय I मतलब इम्पेडेंस, ओके, तो Z के लिए ये वैल्यू आ गई ना यहाँ पर, यस। तो इम्पेडेंस मतलब Z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/xc माइनस 1/xl, ओके। तो ये इम्पेडेंस का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, राइट। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 1 जो ब्रैकेट है देखिए 1/xc का मतलब क्या होता है? 1/ωc माइनस 1/xl का मतलब क्या होता है? ωl। देखिए यहाँ पर लिखा है xc मतलब 1/ωc और xl का मतलब ωl, ओके। एंड इट इज़ इक्वल टू 1/, देखिए 1/1/ωc मतलब ये होगा ωc माइनस 1/ωl। तो इस तरह से हम इम्पेडेंस का और एक फार्मूला यहाँ पर मिलता है, इससे भी हम इम्पेडेंस कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। ओके, अब इसमें रेजोनेंस वाली कंडीशन हम कंसिडर करते हैं। रेजोनेंस कंडीशन सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने ये डिस्कस की थी। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस कंडीशन जब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॉइल एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ओके, तो ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं इनका मैग्नीट्यूड, तो दैट इज रेजोनेंस कंडीशन।
देखिए रेजोनेंस कंडीशन मतलब इफ XL इज इक्वल टू XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो इम्पेडेंस कितना आएगा देखिए, Z इज इक्वल टू 1 अपॉन ओके इन ब्रैकेट 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन, अब XL के जगह पर हम XC लिख सकते हैं ना, अपॉन XC ओके। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XC 0 होगा ना, तो 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब रेजोनेंस कंडीशन जब होगी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तब इम्पेडेंस कितना होगा स्टूडेंट, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इम्पेडेंस होगा ना। देखिए डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, सीरीज एलसीआर सर्किट में इम्पेडेंस कितना था, मिनिमम था, इम्पेडेंस कितना था, 0 था ना, मिनिमम, इसलिए करंट ज़्यादा था। अब इम्पेडेंस यहाँ पर मैक्सिमम है, इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो करंट क्या होगा फिर, मिनिमम होगा, करंट मिनिमम होगा। देखिए यहाँ पर हमने I इज इक्वल टू जो डिफरेंस लिखा है ना, कंडीशन कौन सी कंसिडर की थी, XL ग्रेटर देन XC ओके, तो IC ग्रेटर देन IL हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या आएगा, IC माइनस IL होगा ओके। अब ये डिफरेंस क्यों लेना है यहाँ पर, बिकॉज देखिए इंडक्टर कॉइल है ना, इंडक्टर कॉइल, इसमें से अगर करंट इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करने वाला EMF प्रोड्यूस होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग, मतलब बैक करंट होगा ना, बैक EMF बैक करंट, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी लेफ्ट की तरफ। लेकिन कैपेसिटर में तो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो होगा ना, तो यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन करंट इंड्यूस होगा और इसमें से पास होने वाला अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड होगी, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। देखिए जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ये क्लियर हो गया, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अल्टर हो जाएगी, मतलब राइट साइड हो जाएगी, और नेगेटिव पोटेंशियल इसमें से मतलब करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो जाएगी ना ओके। तो इसका मतलब हर वक्त द इंस्टेंटेनियस करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर, इसमें से जाने वाली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया। ये एक लॉजिक हो गया। और दूसरा लॉजिक जो हमने सिंपल AC सर्किट अगेंस्ट इंडक्टर एंड विथ कैपेसिटर, इसमें भी देखा है ना कि देखिए इंडक्टर में क्या होता है, EMF करंट के आगे होता है और कैपेसिटर में करंट आगे होता है EMF से, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना यहाँ पर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर क्या प्रूव करता है कि करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर एंड करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर कॉइल, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा अपोजिट होती है। अब जबकि यहाँ पर इम्पेडेंस मैक्सिमम होता है तो करंट क्या होगा फिर, मिनिमम। तो अगर इन्फिनिट रहते तो करंट 0 होगा ना, दोनों में से जाने वाला करंट की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाती है तो फिर करंट सेम क्यों होगा, बिकॉज IL इज इक्वल टू E/XL, IC इज इक्वल टू E/XC। अगर XL और XC दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो IC और IL दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर इनका डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, मतलब मिनिमम ओके। तो रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि अगर XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो इम्पेडेंस मैक्सिमम होगा और करंट मिनिमम होगा। देखिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट ओके, तो अलोंग एक्स एक्सिस हम फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस एंड अल्टरनेटिंग करंट ओके I अलोंग वाई एक्सिस। तो एट रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है कि इम्पेडेंस मैक्सिमम और करंट मिनिमम होता है। देखिए जैसे यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर करंट क्या होगा, डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है, एंड इट रीचेज द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी फर्दर देन इंड्यूस करंट और अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, इस तरह से। तो ये ऐसे ग्राफ कंटिन्यूसली चलते रहेगा स्टूडेंट। तो ये इतना एक पार्ट हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, करंट किस तरह का है, मिनिमम है ना, I मिनिमम है, करंट मिनिमम, मतलब इम्पेडेंस कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और करंट, तो जहाँ पर इम्पेडेंस मैक्सिमम होगा स्टूडेंट
तो कहाँ पर मैक्सिमम होगा? रेजोनेंस कंडीशन में, तब करंट क्या होगा? मिनिमम। तो ये जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एफ आर इज नथिंग बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे हम? जहाँ पर इम्पेडेंस मैक्सिमम होता है और करंट मिनिमम होता है। ओके, दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दिस करस्पॉन्डिंग सर्किट इज नोन एज पैरेलल रेजोनेंस एसी सर्किट। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, इसके वजह से जो पैरेलल रेजोनेंट एसी सर्किट बनता है, दैट सर्किट इज नोन एज रिजेक्टर सर्किट। इट इज नोन एज रिजेक्टर सर्किट। देखिए, आपको याद है ना कि सीरीज एलसीआर सर्किट इज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर एसी सर्किट। ओके, तो यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस एसी सर्किट इज नोन एज रिजेक्टर सर्किट। अब इसे रिजेक्टर सर्किट क्यों कहते हैं? देखिए, जो रिसीवर होता है, सेट टॉप बॉक्स होता है, या फिर कम्युनिकेशन के दौरान जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसीवर, तो वहाँ पर जैसे सीरीज एलसीआर सर्किट का डिवाइस होता है, वैसे पैरेलल रेजोनेंस एसी सर्किट मतलब पैरेलल एसी सर्किट का भी एक डिवाइस होता है। तो उसमें क्या होता है कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में कि देखिए, रिसीवर के दौरान या फिर ट्रांसमिशन के दौरान, स्पेशली रिसीवर के दौरान, ठीक है, तो जो हम फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे, ओके, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी की डिसाइड करते कि ये फ्रीक्वेंसी का मतलब चैनल लगना चाहिए, तब क्या होगा? देखिए, अगर इस कंडीशन में, पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में, अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए इम्पेडेंस कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, तो करंट मिनिमम होगा ना। तो उस डिवाइस में से वो फ्रीक्वेंसी पास होगी क्या? नहीं, बिकॉज इसके लिए तो इम्पेडेंस मैक्सिमम बन गया ना, तो बाकी फ्रीक्वेंसी अलाउड हो जाएंगे, लेकिन वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वहाँ पर रिजेक्ट की जाएंगी। वाई? बिकॉज इम्पेडेंस मैक्सिमम है, तो करंट मिनिमम होने के कारण वो पास या अलाउड नहीं होगा। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो भी करंट होगा वो मिनिमम होगा, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रिजेक्टर सर्किट। बाकी फ्रीक्वेंसीज अलाउड हो जाएंगे, लेकिन वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। सो इसलिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ये रिजेक्टर सर्किट होती है। ओके, जैसे देखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट में एक्सेप्टर सर्किट, तो वहाँ पर रेजोनेंट कंडीशन देख लीजिए आप, वहाँ पर इम्पेडेंस मिनिमम होता है तो करंट मैक्सिमम होगा ना। तो डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके लिए करंट मैक्सिमम होता है, तो इट इज़ अलाउड थ्रू दैट डिवाइस, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एक्सेप्टर सर्किट, और यहाँ पर इसे रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। ओके, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये हम यहाँ पर निकालते हैं रिजेक्टर एसी सर्किट के लिए। तो रेजोनेंट कंडीशन कंसिडर करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये है रेजोनेंस कंडीशन। तो XL इज इक्वल टू XC, राइट। इसका मतलब क्या होता है? XL की वैल्यू क्या है? ओमेगा L इज इक्वल टू XC की वैल्यू ओमेगा 1/ओमेगा C होती है ना। अगर इस ओमेगा को इधर लाते हैं, ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/LC, राइट। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, है ना। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा, और ये 1/√LC। नाउ व्हाट इज ओमेगा? 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। अब ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? रेजोनेंट कंडीशन की, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर एफ के लिए इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट? 1/, ये 2π इधर डिनोमिनेटर चला जाएगा, 2π√LC। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है ना, 1/2π√LC। ओके, तो इस तरह से ये पैरेलल रेजोनेंस एसी सर्किट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट, राइट।